हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश एंड इस वीडियो में हम जो हमारा सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, शॉर्ट नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आईपीएस सिंबल्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स टू आईपीएस सिंबल्स हम कर चुके हैं। जो हमारी स्पीच साउंड्स की 3 वीडियोज़ हैं, स्पीच साउंड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया था। तो इनमें हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, सिंबल्स को और ट्रांसक्रिप्शन को। अब हम चलते हैं वर्ड एक्सेंट पे, ठीक है। तो वर्ड एक्सेंट से पहले फोनोलॉजी क्या है, ठीक है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये वर्ड्स हैं क्या और इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक हम वो समझते हैं। फोनेटिक्स क्या होता है? It deals with production, transmission and reception of all human speech sounds in general with no particular reference to any one language। जब हम ह्यूमन स्पीच साउंड्स को स्टडी करते हैं बिना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिगार्डिंग, ठीक है। इन जर्नल हम ह्यूमन स्पीच साउंड्स को स्टडी करते हैं। और फोनोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद द वेज दीज साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इट इज़ सब कैटेगरी ऑफ फोनेटिक्स। मतलब इसमें हम जर्नल टर्म्स में स्पीच साउंड को स्टडी करते हैं। और फोनोलॉजी में क्या होता है कि उन्हीं स्पीच साउंड को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये स्टडी करते हैं। और क्या है? इट इज़ सब कैटेगरी ऑफ फोनेटिक्स। मतलब फोनेटिक्स अपने आप में एक बड़ी टर्म है, ठीक है, ये फोनेटिक्स है। और फोनोलॉजी इसका एक पार्ट है, ठीक है। मतलब फोनोलॉजी है वो फोनेटिक्स के अंदर आता है। इसमें हम जर्नल टर्म्स में स्पीच साउंड को, स्पीच सिस्टम को स्टडी करते हैं बिना किसी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। और इसमें उसी लैंग्वेज सिस्टम, उसी साउंड सिस्टम को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे ऑर्गेनाइज करना है इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब हम चलते हैं वर्ड एक्सेंट क्या होता है। तो वर्ड एक्सेंट इज अ स्ट्रेस और एम्फोसिस ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ड। इट इज़ द डिग्री ऑफ फोर्स अप्लाइड व्हेन प्रोनाउंसिंग द सिलेबल ऑफ अ वर्ड। जब हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो उसके एक पर्टिकुलर हिस्से पे हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लेंगे, अगर सपोज टुमारो, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? टुमारो। जो म है इस साउंड पे हम स्ट्रेस देते हैं। तो यही हमारा वर्ड एक्सेंट होता है कि किसी भी वर्ड के एक पर्टिकुलर हिस्से को हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देके या थोड़ा एम्फेसाइज करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा वर्ड एक्सेंट कहलाता है। तो यही जो स्ट्रेस है ऑन सिलेबल्स इज नोन एज प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस। एज अ होल द टर्म वर्ड एक्सेंट इज यूज्ड फॉर दिस, ठीक है। यही जो स्ट्रेस हम देते हैं ये प्राइमरी या सेकेंडरी दो टाइप्स का होता है और इसी को ऑल इन ऑल क्या बोला जाता है? वर्ड एक्सेंट बोला जाता है। तो ये स्ट्रेस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसका कारण बनते हैं, मतलब स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स कौन कौन थे? एक तो चेंज इन पिच है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेथ और एयर स्ट्रीम है, लेंथ ऑफ सिलेबल है। मतलब पिच जो हमारी हाईनेस और लोनेस जो होती है साउंड में, टोन में, उसको बोला जाता है पिच। और ब्रेथ में, क्योंकि हमने देखा है कि हर साउंड को प्रोड्यूस करते हुए हम एयर का, हम ब्रेथ का यूज़ करते हैं, हम हवा को अंदर लेते हैं, फिर कैसे उस हवा को किसी पर्टिकुलर साउंड में हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा एयर स्ट्रीम होता है। फिर उस सिलेबल की लेंथ कितनी है, तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वन स्टूडेंट इज अटेंडिंग हिज रोल कॉल, शी एंड्स अप सेइंग जस मैम। अगर कोई बच्चा ऐसे बोलेगा जस मैम, तो हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका पंजाबी एक्सेंट है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले यस मेम, तो हम ये गैस करते हैं कि शायद ये हरियाणवी साइड से है या बागड़ी साइड से है ये बच्चा। तो ये होता है वर्ड एक्सेंट कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आप किस पर्टिकुलर सिलेबल को, किस पर्टिकुलर साउंड को आप ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पिच। पिच होता क्या है? द रिलेटिव हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन एज परसीव्ड बाय द ईयर। जैसे हम सुनते हैं तो सुनने में हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में या सेंटेंस में कौन से हिस्से पे ज़्यादा हमें स्ट्रेस सुनाई दिया या किस हिस्से को ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोला गया, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पिच कहलाती है। ये एक ऑडिटरी एट्रीब्यूट है, मतलब सुनने से पता चलता है, ऑडियो से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है। और साउंड ऑर्डर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम लो टू हाई, और पिच हमारी लो से हाई हो सकती है। द पिच और पिच काउंटर इन विच अ सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड कन्वेज शेड्स ऑफ मीनिंग सच एज एम्फोसिस और सरप्राइज और डिस्टिंग्विशेस अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन। जो हमारा पिच होती है या जो हम स्ट्रेस देते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, सेंटेंस पे,
जो हमारी पिच हाई से लो होती है उससे हमारा पूरा मीनिंग ही चेंज हो सकता है। मतलब जैसे कि हमारे आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आप उसको कैसे बोलते हो। सपोज एक एग्जांपल है, सपोज एक स्टूडेंट क्लास में लेट आए और टीचर बोले कि बड़ी जल्दी आ गए, ठीक है। अब बोला तो क्या है कि बड़ी जल्दी आ गए, बट मीनिंग क्या है टीचर का कि तुम लेट आए हो और क्यों आए हो, ठीक है। तो क्या बोला उससे ज़्यादा मैटर करता है कि जो बोला वो कैसे बोला। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि शेड्स ऑफ मीनिंग, डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, मतलब हमारा बोलने का मतलब क्या है, सही वाला मतलब क्या है, वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है। वो चीज़ हमें वर्ड एक्सेंट से, पिच से, इंटोनेशन से, इन्हीं से पता चलती है। आपने क्या बोला वो ठीक है, बट उसको कैसे बोला वहाँ से आपका असली मीनिंग क्लियर होता है, ठीक है। All languages use pitch pragmatically as intonation to communicate different meaning। हमारे अलग अलग मीनिंग किससे पता चलेंगे, आपके बोलने के तरीके से पता चलेंगे। फॉर एम्फोसिस, टू कन्वे सरप्राइज और आयरनी, और टू पॉज अ क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप आयरनी एक्सप्रेस कर रहे हो, आप सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको किससे पता चलेगी, सामने वाले के बोलने के तरीके से, उसके वर्ड एक्सेंट से, उसके पिच से, उसके इंटोनेशन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सो द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रोनाउंसिंग स्ट्रेस करेक्टली। स्ट्रेस को सही से प्रोनाउंस करने के लिए हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि जो आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल है, जिस हिस्से पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, वो लाउडर होना चाहिए, वो हायर होना चाहिए और वो लॉन्गर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने वर्ड किया था टुमारो, टुमारो, सो आपका म जो साउंड है वो लाउडर होगा, हायर होगा और लॉन्गर होगा। ये तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस सिलेबल को आप स्ट्रेस देके बोल रहे हो, ठीक है। सिलेबल क्या होता है ये ऑलरेडी हम शॉर्ट नोट्स में भी कर चुके हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज़ वन वोवल साउंड, ठीक है। मतलब अब जब एक पर्टिकुलर वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, बेसिक यूनिट उसके बनाते हैं, तब एक सिलेबल होता है। सिलेबल में क्या है, एक वोवल का होना ज़रूरी है, कॉन्सोनेंट सराउंडिंग हो या ना हो, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स इनटू विच अ वर्ड इज डिवाइडेड। ईच syllable consist of a vowel sound and usually one or more consonant sound। मतलब एक vowel sound तो होता ही होता है, consonant हो तो हो, नहीं तो नहीं भी हो, ठीक है। These syllables must be stressed और unstressed। उनमें से कुछ syllable होंगे जिन पे हम stress देंगे और कुछ होंगे जिन पे हम stress नहीं देंगे। जैसे कि मोनोसिलेबल कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है। बाईसिलेबिक वर्ड जिसमें दो सिलेबल्स होते हैं। और पॉलीसिलेबल्स, पॉली मीन्स मैनी, सो पॉलीसिलेबल वर्ड कौन से होते हैं, जिनमें दो से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए फास्ट, इसमें कितने सिलेबल हैं, इसमें सिर्फ एक सिलेबल है क्योंकि इसमें एक वोवल साउंड है। पर्सन, इसमें दो सिलेबल है क्योंकि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो सिलेबल हमारे बनेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, तो एक हो गया ब्रेक, दूसरा हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट ये भी आपका बाईसिलेबिक वर्ड है, दैट मीन्स इसमें दो सिलेबल्स हैं। थ्री सिलेबल कौन से, ब्यूटीफुल, तीन हिस्से हो गए इसके। टमोरो, टमोरो, ठीक है, इसको टमोरो बोलते हैं, टमोरो नहीं बोलते, ठीक है। फोर सिलेबिक कौन से है, इंफॉर्मेशन, चार हो गए। यूनिवर्सिटी, ये पांच हो गए, ठीक है। तो ये 5 सिलेबिक वर्ड हो गया हमारा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इफ अ वर्ड इज वन सिलेबिक वी नीड नॉट वरी अबाउट स्ट्रेस। अगर सिर्फ एक वर्ड में एक ही सिलेबल है, जैसे कि हमारा वर्ड था ये वाला, ठीक है, इसमें एक ही सिलेबल था फास्ट में, तो इसमें स्टार्टिंग में ही आपका स्ट्रेस आ जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि हम स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे देंगे, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक ही आपका सिलेबल है तो उस पर स्ट्रेस आ जाएगा, उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कहाँ सोचना है, जहाँ पे सिलेबल्स एक से ज़्यादा हों, वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किस सिलेबल को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक से ज़्यादा है, एक ना एक सिलेबल को तो स्ट्रेस करना ही करना है। और वो किसको करना है, ये क्या रूल होता है कि हमने कौन से सिलेबल को स्ट्रेस करना है और कौन से को नहीं करना है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेटर्स। एग्जाम्पल जैसे कम है, इसमें 4 लेटर्स हैं लेकिन सिलेबल ये सिर्फ एक ही है इसमें, क्योंकि वोवल साउंड कितना है, अ, सराउंडिंग कॉन्सोनेंट इसके साथ ही लग जाएंगे, दैट मीन्स ये एक सिलेबल बन गया। सिलेबल का टॉपिक है जो हम डिटेल में कर चुके हैं हमारे शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब है कि स्ट्रेस होता कितने टाइप्स का है, प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी और वीक सिलेबल्स, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस कौन सा है, जिसमें कि किसी सिलेबल जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, इट इज़ लॉन्गर, लाउडर एंड हायर इन पिच,
ये मतलब लॉन्गर होगा, लाउडर होगा, और पिच में हाई पिच पे बोला जाएगा ये। इट इज़ मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार, ये देखिए ये इसका सिंबल है इसको मार्क करने का, अबव ये, और ये सिंबल ऊपर लगता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल टू विच इट रेफर्स। जैसे कि अगर हम सपोज इसको इस पे प्राइमरी स्ट्रेस दे रहे हैं तो ये ऊपर लगेगा और इसके पहले लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रेस, कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग होगा बट विद लेस एम्फोसिस देन द प्राइमरी स्ट्रेस, प्राइमरी के बजाय कम स्ट्रेस होगा, कम एम्फोसिस होगा, और ये कम लॉन्गर होगा, लेस लाउडर होगा, और लेस हाई होगा, किससे, प्राइमरी के बजाय। इट इज मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार बिलो। अब इसको मार्क कैसे करेंगे, ऐसे हम मार्क करेंगे, नीचे की तरफ लगेगा, जैसे यूनिवर्सली है ना वर्ड, इसमें व पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस है और य पे स्टार्टिंग में आपका सेकेंडरी स्ट्रेस है, तो सेकेंडरी नीचे लगता है और प्राइमरी ऊपर लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए पहले ये कर लेते हैं। इन एन इंग्लिश वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल, वन ऑफ द सिलेबल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए जितने भी मतलब पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होंगे जिनमें एक से दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, उनमें से कोई एक होगा सिलेबल जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस देंगे यानी कि प्राइमरी स्ट्रेस देंगे, और कोई होगा जो उससे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होगा, उसको कम स्ट्रेस दिया जाएगा। दैट मीन्स उस पर कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा, उस पर फिर सेकेंडरी स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कम प्रोमिनेंट है वो सेकेंडरी एक्सेंट को रिसीव करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिटर्मिन करेंगे कि किस पे प्राइमरी आना है और किस पे सेकेंडरी आना है, तो हमने क्या स्टडी करना है, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग वर्ड स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस प्लेसमेंट, मतलब प्राइमरी स्ट्रेस को कहाँ प्लेस किया जाएगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और हर रूल के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले है मोनोसिलेबिक वर्ड्स, मोनो मीन्स वन, जिनमें सिर्फ एक सिलेबल होता है, जैसे कम, गो, सिट आर यूजुअली स्ट्रेस्ड सिंस दे कांट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिलेबल, क्योंकि एक ही सिलेबल है तो उसको हमने स्ट्रेस कर देना है। जैसे कम है, ठीक है, क अ म कम, तो आप यहाँ पे स्ट्रेस लगा दो। एक ही सिलेबल है तो आपको कुछ नहीं सोचना, यहीं पे स्टार्टिंग में ही आपका वो जो स्ट्रेस है वो लग जाएगा, प्राइमरी स्ट्रेस, ठीक है, वर्टिकल बार अबव, ठीक है। नेक्स्ट है बाईसिलेबिक, मतलब जिन वर्ड्स में दो सिलेबल्स होते हैं उनमें क्या रूल है, देखो मोस्ट bisyllabic nouns and adjectives have stress on the first syllable। ध्यान से देखिए, जो हमारे बाईसिलेबिक वर्ड्स हैं, मतलब दो सिलेबल्स हैं जिसमें, और वो या तो नाउन है या वो एडजेक्टिव हैं, तो स्ट्रेस किस पे होगा, फर्स्ट सिलेबल पे होगा। जैसे कि हैप्पी, अब हैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है, यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव है, बास्टर्ड ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है, तो इनमें सब में दो दो सिलेबल्स हैं, हैप्पी है और पी, तो इनमें आपका स्ट्रेस कहाँ जाएगा, फर्स्ट सिलेबल पे जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल इसी के हैं, जैसे येलो है नाउन है, फॉर्मल नाउन है, प्रिटी ये एडजेक्टिव है, डॉक्टर आपका नाउन है, जैसे डॉक्टर, ठीक है। सो दो सिलेबल हो गए और ये क्या है, नाउन है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब दो सिलेबल्स हों और नाउन या एडजेक्टिव्स हों तो वहाँ पे स्ट्रेस फर्स्ट पे लगता है, तो सब पे फर्स्ट पे स्ट्रेस लगा हुआ, ठीक है। अब देखो हमने क्या बात की है कि हर रूल का एक्सेप्शन होता है, तो इस रूल का क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस टू दिस रूल आर होटल, एग्जाम। अब देखो ये दोनों क्या है, नाउन्स हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस किस पे है, सेकंड वाले पे लगा हुआ है, होटल एंड नाउन, ठीक है। तो देर आर एक्सेप्शंस टू ईच एंड एवरी रूल, ठीक है, जहाँ पे रूल है वहाँ पे हमेशा उसका एक्सेप्शन होता ही होता है, ठीक है। अब सेकंड हमारा रूल क्या कहता है, मोस्ट बाइसिलेबिक वर्ब्स, पहले हमने बात करी नाउन और एडजेक्टिव्स की, अब हम बात कर रहे हैं दो सिलेबल वाले वर्ब्स या प्रपोजिशंस की, उनमें स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, उनमें सेकंड पे आएगा। जैसे डिसाइड है, ये हमारी वर्ब है, एक्सप्लेन वर्ब है, रिपीट वर्ब है, फॉरगेट, अराइव, ये सारी हमारी वर्ब्स हैं और क्या है, दो सिलेबल्स हैं, जैसे डाई, डी और साइड, ये दो सिलेबल्स हो गए ना, तो दो सिलेबल्स हैं और वर्ब्स या प्रपोजिशन है, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेस कहाँ पे जाएगा, सेकंड वाले पे जाएगा, ठीक है। जैसे बिलो, अबाउट, अबव, ये क्या है, हमारी प्रपोजिशंस हैं तीनों, ये प्रपोजिशंस है ना। अब देखो दो सिलेबल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, तो कहाँ पे गया स्ट्रेस, सेकंड पे गया, अबाउट, बिलो, अबव, ठीक है। अब इस रूल के एक्सेप्शंस क्या कहते हैं,
हैपन और फिनिश, ये दोनों क्या है, वर्ब है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस कहाँ पे गया, फर्स्ट पे गया, ठीक है। तो फर्स्ट पे प्राइमरी स्ट्रेस आपका आ जाएगा, ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है, अब हम 3 सिलेबिक वर्ड्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने मोनो की करी, फिर हमने बाई की करी, फिर अब हम 3 सिलेबल की बात कर रहे हैं। द स्ट्रेस कैन बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, जैसे कि बिगनिंग में जैसे एनी वन। अब इसमें 3 सिलेबल है, एक ये है, एक नी है और एक वन है, ठीक है। अब आपको सिलेबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको जो हमारी सिलेबल और इसका स्ट्रक्चर है, जो आई थिंक 20-25 मिनट की वीडियो है, वो आपको देखनी पड़ेगी। आपको सिलेबल को रिकग्नाइज करना आएगा तभी आप स्ट्रेस को रिकग्नाइज कर सकते हो। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इस वीडियो से पहले आप वो सिलेबल और उसका स्ट्रक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसमें 3 सिलेबल हैं, ए नी वन। अब इसमें देखो स्ट्रेस कहाँ पे है, स्टार्टिंग में। ब्यूटीफुल में भी 3 है स्ट्रेस, स्टार्टिंग में है। पॉसिबल में भी 3 है स्ट्रेस, स्टार्टिंग में। मिडिल में भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, इसमें भी 3 है, कंप्यूटर, टमोरो, एक्सपेंसिव, 3 हो गए ना। तो इनमें सब पे कहाँ है, मिडिल में आपका स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है। एंड में भी हो सकता है, जैसे आफ्टरनून, बट ये लेस कॉमन है, बहुत कम है। 3 सिलेबल्स में या तो बिगिनिंग में होगा या फिर मिडल में होगा, जो एंड में है ना, ये लेस कॉमन है। आफ्टरनून, जैसे आफ्टरनून किस पे आया, 3rd सिलेबल पे आपका स्ट्रेस आ जाएगा। इसी तरह से एम्प्लॉय और इसी तरह से जापानीज, ठीक है। तो ये आपका 4th रूल कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम करते हैं, इन वर्ड्स विद 4 or more syllables the stress is almost always in the middle, not on the last or first। जहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा syllables होते हैं, वहाँ पे जो आपका स्ट्रेस है वो मिडल में होता है, ना ही फर्स्ट पे ना ही लास्ट में। जैसे कि इन्फॉर्मेशन, अब देखिए इसमें 4 हैं, इन्फॉर्मेशन, तो स्ट्रेस कहाँ पे है, इन पे नहीं लगेगा, शन पे नहीं लगेगा, कहाँ पे लगा है, मेई पे लगा है, मतलब मिडिल पे लगेगा। 4 सिलेबल्स की बात कर रहे हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रेस मिडिल में लगेगा। जैसे कम्युनिकेट, सो कम्युनिकेट, तो स्ट्रेस आपका कहाँ पे आया, म पे आया, स्टार्टिंग में नहीं आया, ना ही क पे आएगा ना ही केट पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला रूल क्या कहता है, इफ अ वर्ड एंड्स इन, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TIN हो, SIN हो, CIAN हो या IC इक हो, द स्ट्रेस इज ऑलवेज ऑन द सेकेंड लास्ट सिलेबल। जब लास्ट में ये वाले वर्ड्स दिए हो ना, जैसे स्टेशन है, जन है, शन है, इक है, तब आपका स्ट्रेस कहाँ से होता है, सेकेंड लास्ट, यानी पीछे से सेकेंड वाला। जैसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो शन आपका लास्ट वाला सिलेबल हो गया, मेई आपका सेकंड लास्ट हो गया, तो कहाँ पे आएगा स्ट्रेस, मेई पे आएगा। तो ये इसके बाकी एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ अ वर्ड एंड्स विद द लेटर वाई, अगर वाई पे कोई जो वर्ड है वो खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट में वाई आ रहा है, एंड हैज़ 3 or more syllables, और उसमें 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, देन द स्ट्रेस इज 2 syllables बिफोर द लास्ट वन, पीछे से तीसरे पे आपका स्ट्रेस आएगा जब वाई से वो वर्ड खत्म हो रहा है। जैसे बायोलॉजी, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ल जी, 4 सिलेबल्स हैं इसमें, तो पीछे से तीसरा 1 2 3, यानी ओ पे आपका स्ट्रेस आ जाएगा, बायोलॉजी। जब आप बोलेंगे तो स्ट्रेस किस पे जाएगा, ओ पे, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके बाकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है जी, if a longer word is made from a shorter root word, then the stress is generally in the same place as the root word। जैसे comfort है, ये आपका root word है, अब ये comfortable है या discomfort है, uncomfortable है या comforting है, comfortably है, ये सारे किससे बने हैं, comfort से बने हैं, root word से ये सारे word बने हैं। तो जहाँ पे comfort में आपका stress है ना, वहीं पे लगता जाएगा। जैसे comfort में starting में है, ठीक है, तो कंफर्टेबल में भी स्टार्टिंग में है, डिस्कम्फर्ट में भी क पे ही है, अनकंफर्टेबल में भी यहीं कम पे है आपका स्ट्रेस, कंफर्टेबली में भी यहीं पे है, कंफर्टिंग में भी यहीं पे है, मतलब सेम जगह पे आपका स्ट्रेस रहेगा। समटाइम्स, अब देखो ये इसी रूल का एक्सेप्शन है, समटाइम्स द स्ट्रेस कैन मूव व्हेन यू मेक अ लॉन्गर वर्ड फ्रॉम अ रूट वर्ड। जब आप रूट वर्ड से उससे लंबे वर्ड बनाते हो तब वो स्ट्रेस है वो शिफ्ट भी होता है। यहाँ पे क्या था, सेम प्लेस पे था, बट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे फोटोग्राफ, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका स्टार्टिंग में है, फिर आपने बनाया
फोटोग्राफी, आपका स्ट्रेस सेकंड पे चला गया। फिर आपने बनाया ग्राफिक, तब आपका स्ट्रेस जो है वो ग पे चला गया। तो इसी तरह से आपका स्ट्रेस है वो मूव कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ड्स दैट एंड इन टी वाई are stressed on the first syllable, while words that end in T-E-E-N have their stress on the second syllable। जो T-Y पे ख़त्म हो रहे हैं ना, उन पे फर्स्ट पे सिलेबल स्ट्रेस होता है, सॉरी, और जो टीन पे ख़त्म हो रहे हैं उन पे जो स्ट्रेस है वो सेकंड पे होता है। जैसे 60 तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हो जाएगा, और टीन 16 यहाँ पे किस पे हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सिलेबल हैं, एक 6 और एक टीन। ठीक है, नेक्स्ट है some words in English language which function as both nouns and verbs. When such words function as nouns, the stress is usually on the first, and as verbs the stress is usually on the second syllable। ये क्या कह रहा है, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब वो एज अ नाउन फंक्शन कर रहे हैं ना, तब उनका स्ट्रेस कहाँ होता है, फर्स्ट सिलेबल पे होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट, अब ये गिफ्ट भी होता है और गिफ्ट देना भी होता है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, वर्ब भी है और नाउन भी है। तो जब ये नाउन है ना, तो इसका स्ट्रेस कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है, फर्स्ट सिलेबल पे। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड प्रेजेंट। ठीक है, अब जब ये एज अ वर्ब हम इसको यूज करते हैं, जैसे ही प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, तब इसका स्ट्रेस कहाँ जाएगा, प्रेजेंटेड मी, जेंट पे, ज पे। ठीक है, तो जो वर्ड नाउन भी हो और वर्ब भी हो, तो एज अ नाउन उनका स्ट्रेस जाएगा फर्स्ट पे, और एज अ वर्ब उनका स्ट्रेस जाएगा सेकंड पे। जैसे कि आगे है आपका रिफ्यूज। ठीक है, रेफ्यूज, जब हम इसको नाउन, रेफ्यूज मीन्स जब गार्बेज, कूड़ा करकट जिसे हम बोलते हैं, तो एज अ नाउन जब इसका मीनिंग है तो स्टार्टिंग में है रेफ्यूज। देखो प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, स्ट्रेस तो अलग है ही है। यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट। दोनों में बहुत फर्क है। और एज अ वर्ब इसको हम कैसे बोलेंगे, रिफ्यूज, और एज अ नाउन कैसे बोलेंगे, रेफ्यूज, स और ज, ए और ई, ये इनका डिफरेंस है। अब नेक्स्ट रूल हम करते हैं, वर्ड्स एंडिंग इन सी वाई, पी एच वाई, ए एल, टी वाई, जी वाई आर यूजुअली ऑन द थर्ड टू लास्ट सिलेबल। मतलब पीछे से तीसरे पे स्ट्रेस आएगा जब हमारे वर्ड्स के लास्ट में सी वाई हो, पी एच वाई हो, ए एल हो, टी वाई हो और जी वाई हो। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी, अब इसको डेमोक्रेसी नहीं बोला, दिस इज डेमोक्रेसी। तो स्ट्रेस कहाँ पे, क्योंकि लास्ट में सी वाई आ रहा है ना, तो स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, क्र, ठीक है, और तीसरा ये, तो पीछे से तीसरे पे आपका स्ट्रेस यानी कि मो पे आपका स्ट्रेस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी मोस्ट कंपाउंडेड नाउन्स, मतलब जो नाउन दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बनते हैं ना, उनका स्ट्रेस कहाँ पे होता है, फर्स्ट नाउन पे होता है। जैसे प्ले ग्राउंड, ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना है ना, प्ले ग्राउंड, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड, दो वर्ड को ज्वाइन करके बना है ना ये, तो ब्लैक बोर्ड, स्टार्टिंग में इसका स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ब्स। अब वो तो था नाउन, कंपाउंड नाउन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कंपाउंड वर्ब्स, ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ हाइफन, जिनमें हाइफन लगा होता है, यूजुअली हैव देयर स्ट्रेस ऑन द सेकेंड वर्ड और सेकेंड सिलेबल। ठीक है, वो जब कंपाउंड वर्ब्स या एडजेक्टिव्स की बात करें ना, तब स्ट्रेस किस पे होता है, सेकेंड वाले पे। जैसे आउट राइड, तो एक हो गया आउट, दूसरा हो गया राइड, तो आपका स्ट्रेस जाएगा इस पे। ठीक है, अब देखो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड इफ द स्ट्रेस सिलेबल इज लाउडर। अगर जिस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो अगर उसको हमने लाउडली बोलना है, हाई पिच पे बोलना है और थोड़ा लॉन्गर बोलना है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो अनस्ट्रेस्ड होगा ना उसको हम कैसे बोलेंगे, क्वाइटर, शॉर्टर एंड लोअर। मतलब इसकी बजाय जैसे टुमारो, अगर हम म पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको लाउडर बोल रहे हैं, उसकी पिच भी हाई है और वो लॉन्गर भी है, तो जो बाकी है ना वो कैसे होंगे, थोड़े क्वाइटर होंगे, शॉर्टर होंगे और लोअर होंगे। जैसे बनाना, अब यहाँ पे न पे आपका स्ट्रेस जा रहा है, इसको बनाना नहीं बोलना, दिस इज बनाना। ठीक है, बनाना, तो न पे स्ट्रेस जा रहा है, तो इसको लाउडर है, लॉन्गर है, हायर है, तो ये बाकी कैसे होंगे, क्वाइटर होंगे, शॉर्टर होंगे और लोअर होंगे। ठीक है, so the identification of the stressed syllables of English words is not an easy task. It is a process that requires a lot of practice. Again,
एक दिन में हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी ही ये चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन एज देयर आर मेनी रूल्स एंड एक्सेप्शंस, क्योंकि रूल्स भी बहुत सारे हैं और उनके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो अगर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इंटोनेशन है क्या, तो आप उसको डिफाइन करोगे। फिर अगर एज इट इज़ आ गया कि फैक्टर डिटर्मिनिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइमरी स्ट्रेस को डिटर्मिन करते हैं या हमें ये बताते हैं कि आपने स्ट्रेस को कहाँ पे प्लेस करना है, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हमने 1 से लेके देखिए 14 नंबर तक डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट आपको एज इट इज़ वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड एक्सेंट क्या होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग में भी आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर।